Hello everyone, very good morning to all of you and most welcome to India's largest learning platform Unacademy and Wi-Fi Study UPSC and I think आप सब लोग एकदम स्वस्थ और एकदम मस्त होंगे, पूरी एनर्जी के साथ तैयार होंगे करंट अफेयर्स के सेशन में काफी सारी चीजें सीखने के लिए एंड किस प्रकार से अपनी प्रीलिम्स, मेंस और इंटरव्यू की प्रिपरेशन तक आप सारी की सारी चीजों को यूटिलाइज कर सकते हैं और यूपीएससी में टॉपर बनने का सपना साकार कर सकते हैं। एक बार सभी अपने फ्रेंड्स को शेयर कर दीजिए। करंट अफेयर्स की क्लास लाइव हो चुकी है, सब लोग एक बार शेयर कर देंगे। यहाँ पर सबसे पहली चीज मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा, डेली लाइव क्लासेस आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी जिसके माध्यम से हम आप लोगों से जुड़ पाएंगे, आप अपने डाउट्स पूछ पाओगे और बेसिकली अपने प्रिपरेशन को बहुत स्ट्रॉन्ग आप बना सकते हो। काफी सारे स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज भी यहाँ पर अवेलेबल है। उसके लिए बेसिकली आपको करना क्या होगा, AKZ10 रेफरल कोड का अप्लाई करना होगा अनअकैडमी प्लस पर सब्सक्रिप्शन लेने के लिए, चाहे 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, 12 मंथ, सारी की सारी कैटेगरीज अवेलेबल है। यहाँ पर आपको सारे के सारे सुव्यवस्थित कोर्सेज, सब्जेक्ट वाइज कोर्स आपको देखने को मिलेंगे, अलग अलग एजुकेटर्स के देखने को मिलेंगे, ताकि आप अपनी प्रिपरेशन को काफी आसान बना सकते हैं। अपनी प्रिपरेशन को समय समय पर एनालाइज करने के लिए लाइव टेस्ट होंगे, क्विजेज होंगे और अनलिमिटेड एक्सेस मिलेगा। तो आप सभी लोग मेरे इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हो, 10% का डिस्काउंट, इसके अलावा एडिशनल डिस्काउंट भी आपको मिलेगा। तो इसके लिए बेसिकली आप मुझसे कॉन्टेक्ट कर सकते हैं, तो आप मुझसे जुड़ सकते हैं, पर्सनल मेंटरशिप यहाँ पर ले सकते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। इसके लिए आपको अनअकैडमी का लर्निंग एप्लीकेशन डाउनलोड करना पड़ेगा, जहां पर हर रोज सुबह 8:45 PM पर आपको मेरी क्लास देखने को मिलेगी, जहां पर हम सीखते हैं पॉलिटी वाला पार्ट, पॉलिटी का रिवीजन करते हैं, सीखते हैं बहुत सारी चीजें जो आप लोगों के लिए काफी महत्वपूर्ण रहने वाली होगी। चलिए तो आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूंगा, यहाँ पर काफी सारे अलग अलग फैकल्टीज के, अलग अलग एजुकेटर्स के कोर्सेज मिलेंगे जिसके माध्यम से आप अपने प्रिपरेशन को काफी आसान बना सकते हैं। आप देख सकते हैं जो मैंने आपको बताया, दिस इज द प्लस सब्सक्रिप्शन 1 मंथ, 3 मंथ, 6 मंथ, और जैसे आप मेरा रेफरल कोड का यूज करोगे आपको 10% तो डायरेक्टली डिस्काउंट और कुछ एडिशनल डिस्काउंट भी आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिलेगा। तो प्लस कोर्सेज के लिए, आइकॉनिक कोर्सेज के लिए और ऑप्शनल के कोर्सेज के लिए आप इस रेफरल कोड का यूज कर सकते हैं। अनअकैडमी कॉम्बेट के माध्यम से आपको एक क्विज कंपटीशन होगा जो 31 जनवरी को सुबह 11 बजे आप जुड़ सकते हैं, बेनिफिट ले सकते हैं और रैंक 1 to 3 टॉप 3 रैंकर्स को 3 मंथ का यूपीएससी सीएससी जीएस सब्सक्रिप्शन भी बिल्कुल फ्री होगा, तो आप यहाँ पर भी बेनिफिट ले सकते हैं। तो चलिए, आई थिंक आप सब लोग मुझसे जुड़ चुके हैं, सभी लोगों को शेयर कर दीजिए। 2021, 22, 23 के लिए भी काफी सारे कोर्सेज अवेलेबल है, 25 जनवरी से स्टार्ट हो रहे हैं। तो चलिए डायरेक्टली सबसे पहले अपन स्टार्ट करते हैं। पहली न्यूज आप लोगों के पास है, मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, वित्त मंत्रालय से न्यूज है, बजट आने वाला है 1 फरवरी 2021 को आपको बजट देखने को मिल जाएगा। तो उसके बारे में कुछ चर्चा यहाँ पर की गई है। तो यहाँ पर बेसिकली बोला है कि अभी जो आगामी बजट होगा 2021-22 का, तो किस प्रकार से जो हमारी पूरी की पूरी यूनियन मिनिस्ट्री है, बेसिकली हमारा वित्त मंत्रालय है, जो उन्होंने प्रॉमिस 2020-21 के बजट में किए थे, कितना उनको फुलफिल किया है। क्योंकि आगामी बजट जो आपको देखने को मिलेगा 2021-22 का देखने को मिलेगा, तो ये कंपेयर कर रहे हैं पिछले बजट 2020-21 को लेकर। तो आपने देखा होगा कि 2020-21 के बजट में गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था भारत नेट प्रोग्राम, काफी इंपॉर्टेंट प्रोग्राम है, भारत नेट प्रोजेक्ट बोल दो, भारत नेट प्रोग्राम बोल दो। आपने इसके बारे में सुना भी होगा कि पूरी की पूरी 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हमें ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से कनेक्टिविटी देनी है। तो भारत नेट प्रोग्राम, जिस पर 6,000 करोड़ का अलोकेशन गवर्नमेंट ने पिछले बजट 2020-21 में किया था, और बेसिकली फेजेस में पहले बेसिकली 1 लाख ग्राम पंचायत को करेंगे, किसके थ्रू, फाइबर टू होम, आपके घरों तक ऑप्टिकल फाइबर को पहुंचाना है। ऑप्टिकल फाइबर जो वर्क करता है टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन पर, हिंदी में बोलते हैं पूर्ण आंतरिक परावर्तन। कई बार क्वेश्चन पूछा गया है कि ऑप्टिकल फाइबर कौन से प्रिंसिपल पर वर्क करता है, उसका आंसर होगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। ये भी आप लोगों को पता होना चाहिए, यहां से ये भी क्वेश्चन बन जाता है। पूर्ण आंतरिक परावर्तन में मैंने आपको समझाया था कि जो आपका बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर का मूवमेंट आप देखोगे, ऑप्टिकल फाइबर जब भी किसी सतह से टकराता है तो उसके अंदर एंटर नहीं करता, वापस से क्या हो जाता है, रिफ्लेक्ट। तो आप देखोगे इस टाइप का ये फिनोमेना आपको देखने को मिलेगा, जिसको टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन बोलते हैं। जब एक मीडियम से, एक मीडियम 1 है, ये मीडियम 2 है, जब आपकी रे यहाँ पर आती है तो दूसरे मीडियम के अंदर एंटर नहीं करती, वापस पहले मीडियम के अंदर लौट जाती है। पूरा का पूरा फिनोमेना आप साइंस में पूर्ण आंतरिक परावर्तन के नाम से पढ़ोगे, उसी पर बेसिकली ये काम करता है। तो देखते हैं क्या क्या चीजें करी है अभी तक। आप देखोगे लगभग 4.85 लाख किलोमीटर ऑप्टिकल फाइबर केबल बिछाई गई है ब्लॉक से ग्राम पंचायतों को लिंक करने के लिए, ठीक है। और ध्यान रखना, ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी
आपको यहाँ पर देनी है, जितने भी रिमोट एरियाज है, रूरल एरियाज है, तो पूरा का पूरा डेटा दिया गया है कि कितना इन्होंने अभी तक काम किया है। तो यहाँ पर गवर्नमेंट दिखाना चाहती है कि हमारे जो प्रॉमिस हमने किए थे, पिछले बजट में जो वादे किए थे, हम उनको पूरा करने में काफी हद तक बेसिकली कामयाब रहे हैं। तो यहाँ पर ये दिखाया, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो हमारे एग्जाम में बनेगा वो मैं आपको दिखा देता हूँ। पहली चीज, भारत नेट द बैकबोन ऑफ डिजिटल इंडिया, वर्ल्ड का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है। ध्यान रखना, दुनिया का लार्जेस्ट रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट है, जिसके माध्यम से ग्रामीण क्षेत्रों को ऑप्टिकल फाइबर के माध्यम से आप कनेक्टिविटी दे रहे हो। डिजिटल इंडिया का ये इनिशिएटिव आपको देखने को मिलेगा। तो पहले इसको बेसिकली ऑप्टिकल फाइबर कम्युनिकेशन नेटवर्क के नाम से भी जाना जाता था, जिसका नाम है भारत नेट प्रोजेक्ट। मैंने आपको बोला था इसका एम है 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को हाई स्पीड ब्रॉडबैंड के थ्रू कनेक्टिविटी देना, और ब्रॉडबैंड स्पीड भी 2 से 20 एमबीपीएस की स्पीड यहाँ पर होनी चाहिए। लेकिन इसको फेज वाइज में किया जा रहा है। पहले गवर्नमेंट 1 लाख पंचायतों को करेगा, फिर नेक्स्ट फेज में बेसिकली टोटल टारगेट इनका 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को यहाँ पर कनेक्टिविटी देना है। ठीक है, तो ये भारत नेट प्रोजेक्ट काफी इंपॉर्टेंट है, इससे काफी सारे क्वेश्चंस आपको बन सकते हैं। ठीक है, तो इसके बारे में सब लोग ध्यान रखिएगा। ये बजट की साइट पर बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस ने रिलीज किया था पिछले बजट का डेटा कंपेयर करवाने के लिए। ठीक है, आई थिंक ये क्लियर होगा आपको। इसके बारे में हमने काफी बार डिस्कस भी किया है। दूसरी चीज बेसिकली यहाँ पर स्पेशली जो इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को लेकर है, मैंने आपको बोला था कि अभी मैंने आपको बताया था कि आने वाला बजट जो 2021-22 का बजट होगा, उस बजट के अंदर बेसिकली, और ध्यान रखना जिन भी स्टूडेंट को कोई भी डाउट होगा कमेंट बॉक्स में लिखकर मुझे बता देंगे। मैं आप लोगों को जैसे ही ये देखूंगा आप लोगों को आंसर कर दूंगा सारी की सारी चीजें। ठीक है, क्योंकि आज बेसिकली मैंने प्रीमियर सेशन रखा है। ठीक है, कुछ कारणों की वजह से, तो आपके जितने भी डाउट्स होंगे उनको मैं एक साथ क्लब करके एड्रेस कर दूंगा, आपको सोल्यूशन मिल जाएगा। तो आप देखोगे एक स्कीम की यहाँ पर बात कर रहे हैं जिसका नाम है प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव। एक इंसेंटिव है जो आपके उत्पादन से जुड़ा हुआ है। अब उत्पादन से जुड़ा हुआ स्पेशली इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को हमें बढ़ावा देना है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन दे रहे हैं। हम चाइना से आने वाले इलेक्ट्रॉनिक्स के इंपोर्ट को कम से कम करना चाहते हैं। और मैंने आपको बताया भी था कि आने वाले समय में 5 से 10% की इंपोर्ट ड्यूटी इंडिया लगा सकता है जो चाइना से आने वाला माल है। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पर हाइक हो सकती है। इससे बेसिकली होगा क्या, हमारी जो स्वदेशी इलेक्ट्रॉनिक्स इंडस्ट्री उसको काफी ज्यादा प्रोत्साहन मिलेगा। तो ध्यान रखना, ये जो पीएलआई स्कीम है ये किसके लिए है, आपका प्रपोजिंग ए स्कीम फोकस्ड ऑन एनकरेजिंग मैन्युफैक्चरिंग ऑफ मोबाइल फोन। किसकी, मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग। आज सारे के सारे फोन आपको मेड इन चाइना देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली भारत में मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, और आप लोगों को ध्यान हो, हमारे इकोनॉमिक सर्वे ऑफ इंडिया ने बोला था कि भारत को हम क्या बना सकते हैं, भारत को हम असेंबलिंग हब बना सकते हैं, क्योंकि असेंबलिंग का काफी इंपॉर्टेंट पोटेंशियल है भारत के अंदर। किस प्रकार से जो सारे के सारे पूरे के पूरे पुर्जे हैं, ठीक है, उनको बेसिकली क्लब करके उसको बेसिकली एक फाइनल प्रोडक्ट की फॉर्म में बनाया जाए। तो आप देखो कि मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर और सेमीकंडक्टर पैकेजिंग को लेकर ये प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम आपको देखने को मिलेगी। नाम से समझ में आता है प्रोडक्शन से जुड़ी हुई है। अगर आप प्रोडक्शन करोगे तो गवर्नमेंट आपको प्रोत्साहन देगी, काफी सारे प्रकार के प्रोत्साहन गवर्नमेंट देगी इलेक्ट्रॉनिक्स की मैन्युफैक्चरिंग को लेकर। ठीक है, आप देखोगे यहाँ पर द स्कीम प्रोवाइड्स प्रोडक्शन लिंक्ड इंसेंटिव ऑफ 4 to 6% ऑन इंक्रीमेंटल सेल्स ऑफ स्पेसिफिक कैटेगरीज ऑफ इलेक्ट्रॉनिक गुड्स मैन्युफैक्चर्ड इन इंडिया। ठीक है, जो पर्टिकुलरली इन इलेक्ट्रॉनिक्स से जुड़े आइटम है वहां पर गवर्नमेंट इंसेंटिव दे रही है 4 से 6% का, और 16 कंपनीज को अप्रूवल मिला है अंडर दिस स्कीम के अंदर। प्रोजेक्ट का जो आउटकम होगा वो नेक्स्ट 5 इयर्स में आपको देखने को मिलेगा। प्रोडक्शन का टारगेट है लगभग 10.5 लाख करोड़ रुपए, एक्सपोर्ट लगभग 6.5 लाख करोड़ रुपए, और एम्प्लॉयमेंट लगभग 2 लाख लोगों को डायरेक्टली जॉब इससे प्रोवाइड होगी। ये सारे का सारा आपको देखने को मिलेगा भारत की इलेक्ट्रॉनिक्स पॉलिसी का भी आप एग्जाम्पल दे सकते हो, और इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग का, इलेक्ट्रॉनिक्स एक्सपोर्ट का भी एग्जाम्पल आप यहाँ पर दे सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो ये मैंने आपको बताया सेमीकंडक्टर्स वाले पार्ट पर भी काफी ज्यादा फोकस किया गया। आपने बेसिकली कॉलेज वगैरह में जो स्पेशली इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से उन्होंने सारी चीजें देखी होगी, आईसी देखे होंगे, इंटीग्रेटेड सर्किट्स देखे होंगे, सेमीकंडक्टर देखे होंगे, बोर्ड्स देखे होंगे जिन पर आप बेसिकली क्लबिंग करते हैं सारी चीजों की। तो ये सब चीजें आपको देखने को मिल जाएगी। ठीक है, तो चाहे सेमीकंडक्टर को लेकर हो चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स को लेकर हो, सारी की सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, उसके बाद आप देखोगे डिपार्टमेंट ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट की एक योजना के बारे में बात कर रहा हूं, स्वच्छता उद्यमी योजना। ठीक है, जो आपका नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, ठीक है, उन्होंने एक नई स्कीम लॉन्च की है।
इस स्कीम का उद्देश्य क्या है? मैकेनाइज्ड क्लीनिंग करना और बेसिकली जो मैनुअल हैजार्डस होते हैं, ठीक है, ध्यान रखना ये स्कीम बहुत इंपॉर्टेंट है। आज आपने देखे होंगे जो हमारे सफाई कर्मी होते हैं हाथ से सफाई करते हैं, ठीक है, आपने देखा होगा जो आपके लेटरिन टैंक्स वगैरह होते हैं उसमें उतर के वो साफ करते थे। जो मैनुअल स्केवेंजिंग है, मैनुअल स्केवेंजिंग को खत्म करने के लिए और बेसिकली मैकेनाइज्ड मतलब मशीनों की सहायता से क्लीनिंग को प्रमोट करने के लिए, ताकि बेसिकली वो वर्कर्स जिनकी हेल्थ को लेकर इतने सारे एडवर्स इफेक्ट्स देखने को मिलते हैं, काफी सारे लोगों की डेथ हो जाती है इसकी वजह से, तो उन सब लोगों के लिए मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट ने, जो हमारा सामाजिक न्याय विभाग है या सामाजिक न्याय मंत्रालय है, उन्होंने ये स्कीम चालू करी है। और कौन इसको इम्प्लीमेंट करेगा? जो हमारा नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन है, जिसको एनएसके एफडीसी के नाम से जाना जाता है, इसने ये स्कीम लॉन्च करी है जो प्रमोट करेगा मैकेनाइज्ड क्लीनिंग। मैकेनाइज्ड मतलब मशीनों की सहायता से, हाथों से नहीं, मशीनों की सहायता से, और मिनिमाइज करेगा इंसिडेंट ऑफ डेथ्स, जो मृत्यु होती है किसकी वजह से? मैनुअल हैजार्डस क्लीनिंग, जो बेसिकली आप अपने हाथों से साफ करते हैं बेसिकली, या मैनुअली आप उसको क्लीन करते हैं। तो इसका उद्देश्य है टू प्रोवाइड फाइनेंशियल असिस्टेंट टू टारगेट ग्रुप फॉर प्रोक्योरमेंट एंड ऑपरेशन फॉर मैकेनाइज्ड क्लीनिंग। अब आप अगर मशीनों से साफ करेंगे तो आपके पास इक्विपमेंट्स भी होने चाहिए। तो स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत जो इक्विपमेंट्स होंगे जिनकी कॉस्टिंग 5 लाख रुपए तक की होगी, उस पर 50% सब्सिडी दी जाएगी। ग्रुप्स में जाकर बेसिकली आप परचेज कर सकते हैं, छोटे छोटे क्लस्टर्स, छोटे छोटे ग्रुप बनाए जाएंगे और 50% सब्सिडी दी जाएगी। मतलब 5 लाख का अगर कोई इंस्ट्रूमेंट है तो वो आपका जस्ट 2.5 लाख में पड़ेगा, और 2.5 लाख में भी बेसिकली आपका ग्रुप बनाए जाएंगे, उस टारगेट ग्रुप बेसिकली इसको यूज कर सकेगा। ठीक है, तो दैट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ध्यान रखना स्वच्छता उद्यमी योजना के बारे में। ठीक है, तो ध्यान रखना स्वच्छता में आपको उद्यम बनाया जा रहा है, एंटरप्रेन्योर आपको बनाया जा रहा है। इससे काफी ज्यादा आपको फायदे देखने को मिलेंगे, स्पेशली सफाई कर्मचारियों की हेल्थ को लेकर। ठीक है, जो इतनी सारी डेथ्स वगैरह देखने को मिलती है उनको रोकने में मदद मिलेगी। ये नजारा जो आप देख पा रहे हो, ठीक है, बहुत अभूतपूर्व नजारा आप लोगों को देखने को मिला होगा। ये नजारा है हमारा यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का। ठीक है, ये नजारा है यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली का। ठीक है, अब यहां पर एक महत्वपूर्ण खबर है। ठीक है, ईरान और ईरान के साथ 6 अदर कंट्रीज का जो जनरल असेंबली में राइट टू वोट होता है, क्योंकि आपको पता है यूनाइटेड नेशंस की जो जनरल असेंबली होती है, जिसको महासभा के नाम से भी जाना जाता है, जितने भी मेंबर्स होते हैं, लगभग 193 मेंबर्स से, हर मेंबर्स को यहाँ पर वोट देने का अधिकार है। 1 मेंबर इक्वल टू 1 वोट आपको देखने को मिलेगा। लेकिन अभी कुछ मेंबर्स के, जैसे कि ईरान हो गया, ईरान के अलावा आपका नाइजर हो गया, लीबिया हो गया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक हो गया, कोंगो हो गया, ठीक है, नाम लिखे हुए हैं यहाँ पर सारे के सारे, इन सभी कंट्रियों के जो राइट टू वोट है वो बेसिकली छीन लिए गए हैं यूनाइटेड नेशंस के द्वारा। अब आप बोलोगे सर यूनाइटेड नेशंस इनके राइट टू वोट क्यों छीन रहा है? तो बेसिकली इन्होंने, क्योंकि यूनाइटेड नेशंस में मैंने आपको बताया था सबको बेसिकली एक पर्टिकुलर कंट्रीब्यूशन यहाँ पर देना पड़ता है। तो आप देखोगे ईरान एंड 6 अदर नेशंस lost their right to vote in the United Nations General Assembly। मतलब अब यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली में अगर कोई रेजोल्यूशन पास होता है तो जब तक ये ईरान और उसके अलावा 6 अदर कंट्री अपने पेड ड्यूज पे नहीं करते तब तक ये वोट नहीं दे पाएंगे। जिससे आपने देखा होगा कि आप कोचिंग जाते होंगे, ठीक है, कोचिंग वालों ने आपको टाइम दिया कि 1 महीने के अंदर फीस दे दो, 1 महीने के अंदर आपने फीस नहीं दी तो बेसिकली वो क्या कर देते हैं, आपको ब्लॉक कर देते हैं, या बेसिकली आपका जो आईडी कार्ड होगा वो मान्य नहीं होगा, मतलब आप क्लास में एंटर नहीं कर पाएंगे। ठीक है, या बेसिकली क्लास में एंटर कर लिया तो आपको नोट्स नहीं मिलेंगे। तो इस टाइप के रेस्ट्रिक्शन, तो ऐसा क्यों किया जाता है इसके पीछे भी आपको बता देता हूँ। यूएन चार्टर, जिसके बारे में यूपीएससी ने क्वेश्चन भी पूछा था इस बारे में, ठीक है, यूएन चार्टर का आर्टिकल 19 बोलता है कि द यूएन चार्टर कॉल्स फॉर सच ए वोटिंग राइट्स। ठीक है, वो देशों के वोटिंग राइट छीन सकता है जिनके एरियर्स, मतलब जिनके बकाया, ठीक है, जो कंट्रीब्यूशन आपको हर साल यूनाइटेड नेशंस को देना होता है उनका बकाया 2 साल से ज्यादा है। ठीक है, 2 साल से ज्यादा टाइम हो चुका है और आपने बेसिकली यूनाइटेड नेशंस का जो फिक्स्ड कंट्रीब्यूशन आपकी कंट्री का है वो आपने नहीं दिया है। अब आप लोग बोलोगे सर सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन कौन देता है, भारत का कितना कंट्रीब्यूशन है, वो भी मैं आपको बताता हूँ। आप देखोगे ईरान पर लगभग 16.2
मिलियन डॉलर का बकाया यूनाइटेड नेशंस का है और ईरान इस पर आरोप लगा रहा है कि यूएसए के सैंक्शंस की वजह से हम इसको रीपे नहीं कर पा रहे हैं, हम यूनाइटेड नेशंस के अंदर कंट्रीब्यूशन नहीं दे पा रहे हैं। तो आप देखोगे यूनाइटेड नेशंस ने, ठीक है, ज्यादा कुछ नहीं किया, कोई एक्शन नहीं लिया, मतलब आपकी पावर छीन ली, ठीक है, ऐसा नहीं लिया कि आप पर सैंक्शंस लगा दे, कुछ नहीं, ठीक है, जब आप पे कर दोगे तब आप वापस वोटिंग राइट्स मिल जाएंगे। तो बेसिकली टेम्पररली आपके वोटिंग राइट्स आपसे छीन लिए कि अब अगर यूनाइटेड नेशंस की महासभा के अंदर कोई भी प्रस्ताव पारित होता है तो ईरान और ये जो 6 अदर मेंबर कंट्री है, जिसके अंदर नाइजर है आपका, लीबिया है आपका, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक है, कोंगो है आपका, साउथ सुडान है आपका और जिम्बाब्वे है, ये टोटल 7 कंट्री वोट नहीं दे पाएगी जब तक अब ये अपना पुराना बकाया क्लियर नहीं करती, क्योंकि इन सबका पुराना बकाया 2 साल से ज्यादा हो चुका है। और यूनाइटेड नेशन सेंसिटिव है, अगर कोई लीगल रीजन होता है तो यूनाइटेड नेशन उसको और भी एक्सटेंड कर देता है। आप देखोगे 3 और कंट्रीज थी, एक कोमोरोस था, एक साउटोम था, एक बेसिकली आपका सोमालिया था, ठीक है, इन कंट्री को यूनाइटेड नेशंस ने और टाइम दिया है, ठीक है, क्योंकि बेसिकली ये इनकेपेबल है पे करने को लेकर, ठीक है, तो जो कंट्री इनकेपेबल है, पे नहीं कर पा रही है, ठीक है, उसकी कंडीशंस वैसी नहीं है, तो यूनाइटेड नेशंस और उनको टाइम दे देगा। लेकिन जो कंट्री कैपेबल भी है बट फिर भी जानबूझकर पे नहीं करना चाहती, तो यूनाइटेड नेशंस फिर उसको यहाँ पर अलाउ नहीं करेगा। तो यूनाइटेड नेशंस पूरा सेंसिटिव है, वो कोई भी एक्शन लेगा तो 10 चीजें देखेगा कि इस कंट्री के पास पे करने को नहीं है, ठीक है, समझ आता है, ठीक है, ये 2 साल बाद पे कर देगा। लेकिन बेसिकली अगर जानबूझकर पे नहीं करते तो बेसिकली यूनाइटेड नेशन यहाँ पर स्टेप ले लेता है, किसके अकॉर्डिंग, आर्टिकल 19 जो यूनाइटेड नेशंस का चार्टर है उसके अकॉर्डिंग स्टेप आप लोगों को देखने को मिलेगा, ठीक है। अब बेसिकली मैं आपको बता देता हूँ, सबसे ज्यादा यूनाइटेड नेशंस के अंदर कंट्रीब्यूशन जाता है यूएसए का, लगभग 22% यूनाइटेड नेशंस का जो बजट होता है उसमें कंट्रीब्यूशन होता है यूएसए का 22%। 12% कंट्रीब्यूट करता है आपका चाइना, सेकेंड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूशन आपका चाइना का है। थर्ड लार्जेस्ट कंट्रीब्यूटर है आपका जापान का 8.5%, ठीक है, और फोर्थ है आपका जर्मनी का 6.09%, ठीक है। तो बेसिकली आप देखोगे सबसे ज्यादा कंट्रीब्यूशन आपकी 4 कंट्री मिला के, यूएसए, चाइना, जापान और जर्मनी, ये 4 कंट्री मिला के लगभग 49% का कंट्रीब्यूशन देते हैं यूनाइटेड नेशंस के बजट के अंदर। भारत का कंट्रीब्यूशन तो इनके मुकाबले काफी लो है, जस्ट आप 1% के आसपास भारत का कंट्रीब्यूशन देखोगे, 1 भी नहीं है, पॉइंट समथिंग आपको देखने को मिलेगा। तो अगर आपका बताऊं 2020 के अंदर भारत ने कितना पे किया, लेकिन भारत का कुछ भी बकाया नहीं है, भारत अपनी सारी की सारी ड्यूज को ऑन टाइम पे करता है, ठीक है, टाइम या टाइम से पहले ही पे कर देता है। अभी 2020 में भारत ने लगभग, आप देखोगे यहाँ पर पूरा का पूरा डेटा लिखा हुआ है, 23 लाख, ठीक है, 2,33,96,496 डॉलर यूनाइटेड नेशंस को अपने कंट्रीब्यूशन के तहत भारत ने पे किए हैं। तो ये इतना अमाउंट भी यहाँ पर लिखा है, लेकिन ये बहुत कम है, ठीक है, 0.9% के आसपास आपको देखने को मिलेगा। लेकिन बेसिकली जितना भी, क्योंकि ऐसा नहीं है कंट्री अपने अकॉर्डिंग डिसाइड करती है, ऐसा नहीं है कि यूनाइटेड नेशन जबरदस्ती आपसे बोलेगा कि नहीं आप तो 2% दो, 3% दो, कंट्री की इकोनॉमी के अकॉर्डिंग, अपनी प्रायोरिटीज के अकॉर्डिंग कंट्री वहां पर डिसाइड करता है। आप देखोगे भारत का मिलिट्री कंट्रीब्यूशन काफी अच्छा था, मैंने आपको बताया था इनिशियली, तो भारत का सबसे ज्यादा लार्जेस्ट ट्रुप आपको यूनाइटेड नेशंस के अंदर देखने को मिलेगा, ठीक है, अभी नहीं है, ठीक है, लेकिन भारत का जहां पर योगदान भारत ने दिया है, चाहे मिलिट्री वाइज भारत ने काफी अच्छा एफर्ट किया है, तभी अपन क्वेश्चन आता है कि पीस कीपिंग जो इनिशिएटिव्स थे यूनाइटेड नेशंस के, उसमें भारत की क्या भूमिका है। तो आई थिंक आप सभी लोगों को क्लियर होगा इसमें, जो जो मुझे चीज समझाने को थी वो मैंने सारी समझा दी यहाँ पर, ठीक है, कौन करता है, कैसे इसका होता है। तो ये यूनाइटेड नेशंस को लेकर न्यूज थी, इंपॉर्टेंट न्यूज थी, आपके एग्जाम में आ सकती है। और बेसिकली अभी तो वैसे ही न्यूज में मैंने आपको बताया है कि यूनाइटेड नेशंस की जो सिक्योरिटी काउंसिल, उसमें भारत नॉन परमानेंट मेंबर के रूप में बेसिकली 2021-22 में सर्व कर रहा है। उसका टर्म 1 जनवरी 2021 से चालू हो चुका है और उसको लेकर काफी सारी चर्चाएं भी हम कर चुके हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद देखोगे एक पाइपलाइन आपसे पूछा जाएगा, अभी हाल ही में कीस्टोन पाइपलाइन काफी चर्चा में रही, ये किस देश से संबंधित है, या बेसिकली कौन से 2 देशों के बीच में विवाद का कारण रही है। और अभी आप देखोगे बाइडन साहब ने बेसिकली अपने पहले दिन ही, ठीक है, बाइडन साहब का आपको पता है 21 जनवरी से उनका पहला दिन था, ठीक है, 21 जनवरी को अपने पहले दिन ही उन्होंने कैंसिल कर दिया है इस प्रोजेक्ट को, क्योंकि इसमें एनवायरमेंट को लेकर काफी सारी दिक्कतें फेस हो रही थी, ठीक है, ध्यान रखना। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इसको मंजूरी दे दी थी, आप देख सकते हो, ये बेसिकली यूएस कनाडा जो पाइपलाइन प्रोजेक्ट था, ठीक है, जो आपकी ऑयल पाइपलाइन थी उसको लेकर ये प्रोजेक्ट था, ठीक है।
तो इसको मंजूरी बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के समय पर दे दी गई थी, बट अभी वापस से इस पाइपलाइन को क्या कर दिया गया, इस प्रोजेक्ट को सस्पेंड कर दिया गया। इससे कनाडा को काफी सारा लॉस होगा। बट बेसिकली आप देखो, यूएस प्रेसिडेंट इलेक्ट जो बिडेन इज टू कैंसिल द कंट्रोवर्शियल कीस्टोन एक्सेल पाइपलाइन प्रोजेक्ट, ठीक है, ऑन इज फर्स्ट डे इन द ऑफिस। नॉर्थ अमेरिका की मीडिया रिपोर्ट के अंदर ऐसा बताया गया। ये पाइपलाइन लगभग 1200 माइल्स लंबी थी, लगभग 1900 किलोमीटर। देखो कितनी बड़ी पाइपलाइन है, लगभग 1900 किलोमीटर लंबी पाइपलाइन थी, जो कैनेडियन प्रोविंस ऑफ एल्बर्टा, ठीक है, उसको बेसिकली ये नेब्रास्का से जोड़ेगी, ठीक है। और ध्यान रखना, ये जो पाइपलाइन है ये काफी इंपॉर्टेंट थी आप लोगों के। यहाँ पर पर्टिकुलरली देखोगे कि यहाँ पर जो पूरा का पूरा इकोनॉमी थी उसको लेकर काफी इंपॉर्टेंट थी, बट एनवायरमेंट को लेकर काफी सारे कंसर्न थे, क्योंकि कई बार बेसिकली इसका जो ऑयल लीकेजेस हो जाता था, ठीक है, और कई बार इसमें आधुनिक टेक्नोलॉजी यूज की गई है, बट फिर भी एनवायरमेंट को लेकर काफी ज्यादा हैजार्ड इसमें देखने को मिले थे। आप देखो, एनवायरमेंटलिस्ट एंड नेटिव अमेरिकन ग्रुप्स हैव फॉट द प्रोजेक्ट फॉर मोर देन अ डिकेड, ठीक है। आप देखोगे पिछले 10 सालों से इसके लिए फाइट चल रही है कि इस प्रोजेक्ट को बेसिकली पास नहीं होने दिया जाए, क्योंकि ये एनवायरमेंट को काफी बड़ा नुकसान पहुंचाएगा, ठीक है। लेकिन बेसिकली इस प्रोजेक्ट को 2019 में डोनाल्ड ट्रंप साहब ने वापस से स्टार्ट करवाया था, लेकिन अभी जैसे ही जो बिडेन साहब आए उन्होंने इस प्रोजेक्ट पर वापस से रोक लगा दी है, ठीक है। तो आप देखोगे बराक ओबामा ने भी बेसिकली 2015 में इसको लेकर, इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर वीटो किया था, इसके कंस्ट्रक्शन को लेकर मना किया था। तो वापस ओबामा साहब के लेगेसी को फॉलो करते हुए बाइडेन साहब ने इस पर रोक लगा दी है, ठीक है। इसमें काफी ज्यादा प्राइवेट फाइनेंस भी आपको देखने को मिलेगा, लगभग $8 बिलियन के आसपास प्राइवेट फाइनेंस पाइपलाइन आपको ये देखने को मिलेगी, ठीक है। तो ध्यान रख सकते हो, काफी इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो इसको लेकर काफी सारे क्वेश्चंस आप लोगों को बन सकते हैं। इस रीजन से इस रीजन में पूरा का पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी, ये पूरा का पूरा रीजन है जहां तक ये पाइपलाइन आपको देखने को मिलेगी, ठीक है। तो आप देखोगे जो ये प्रपोज्ड पाइपलाइन जो आप डॉट डॉट में देख रहे हो, तो आपकी प्रपोज्ड पाइपलाइन थी कहां से, स्टील सिटी यहां से लेकर आपका हार्डिस्टिक तक, जो अल्बर्टा प्रोविंस में आपको देखने को मिलेगा। अभी जो करंट पाइपलाइन इसको प्रपोजल मिला था, इसको बेसिकली यहां से प्रपोजल मिला था, नीचे पोर्ट अर्थुर तक इसको जोड़ा गया था, ठीक है। तो बट इसको वापस से रोक लगा दी गई है। अब ध्यान रखना, एक और इंपॉर्टेंट चीज बताता हूं, जो ये की स्टोन पाइपलाइन है, लगभग डेली का 8,30,000 बैरल, ठीक है, हैवी क्रूड ऑयल का ट्रांसपोर्ट करती थी अल्बर्टा से नेब्रास्का तक। आप देखोगे अल्बर्टा जो प्रोविंस आप देख रहे हो, यहां से नीचे की जो आपकी नेब्रास्का प्रोविंस थी, जो पहले प्रोजेक्ट था डॉटेड लाइन वाला, यहां तक लगभग इतना सारा ऑयल का ट्रांसपोर्ट इसमें होता था, ठीक है। और ऑयल बेसिकली जो ट्रेवल करता था, इसको रिफाइनरीज में पहुंचाया जाता था, गल्फ ऑफ मैक्सिको में पहुंचता था। फ्रॉम दियर द ऑयल वुड ट्रेवल वाया एग्जिस्टिंग पाइपलाइंस टू रीच रिफाइनरीज। रिफाइनरीज आपको जो बेसिकली गल्फ ऑफ मैक्सिको वाले रीजन में मिलेगी, यहां तक बेसिकली इसको ट्रेडिशनल पाइपलाइंस के माध्यम से पहुंचाया जाता था, जहां पर इसकी रिफाइनिंग वगैरह होती थी, ठीक है। एनवायरमेंटलिस्ट जैसे कि आपने देखा होगा, ग्रीन पीस वगैरह ने बेसिकली बोला था कि लगभग ग्रीन हाउस गैसेस में, ठीक है, काफी ज्यादा हिस्सा है इसकी, इस प्रोजेक्ट की वजह से 30% आपको हायर देखने को मिलेगा, ठीक है। जबकि कैनेडियन गवर्नमेंट ने बोला था कि हम अच्छी टेक्नोलॉजी यूज कर रहे हैं जो एनवायरमेंट फ्रेंडली है और क्लाइमेट पर डैमेज को काफी कम कर देगी, बट फिर भी इसको लेकर काफी अपोजिशन था। तो फाइनली डोनाल्ड ट्रंप साहब ने इस प्रोजेक्ट को क्या कर दिया है, इस प्रोजेक्ट को बेसिकली वापस से रोक दिया है। तो ध्यान रखना, कम से कम की स्टोन पाइपलाइन प्रोजेक्ट कहां से संबंधित है, ये आपका कनाडा यूएस से रिलेटेड है, ठीक है। इसमें एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स ने काफी ज्यादा अपने प्रोटेक्शंस लगाए थे, काफी ज्यादा यहाँ पर उन्होंने आवाज उठाई थी। तो वापस से बेसिकली बराक ओबामा साहब की लेगेसी को फॉलो करते हुए जो बाइडेन साहब ने इस प्रोजेक्ट पर रोक लगा दी है, जो ट्रंप साहब ने 2019 में स्टार्ट किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना इसके बारे में सब लोगों को ध्यान रहेगा, सारी चीजें समझ आ रही है। और आपको जो भी डाउट है ना, आप डाउट मुझे कमेंट बॉक्स में लिख के भेज दीजिएगा, ठीक है। जैसे ही मैं आप लोगों को देखूंगा, आज वीडियो प्रीमियर है, ठीक है, आज एक्चुअली लाइव वीडियो नहीं है, प्रीमियर वीडियो मैंने करवाया है, ठीक है। तो वापस मंडे से आपको लाइव मिल जाएगा, ठीक है। तो आप अभी जितने भी डाउट्स आप मुझे भेज सकते हैं, कोई दिक्कत आपकी नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक इंपॉर्टेंट चीज है आपका जो मेथी, हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, उन्होंने बेसिकली अमेजॉन वेब सर्विसेज के साथ टाइप किया है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन लैब्स को सेटअप करने के लिए। ध्यान रखना, ये काफी इंपॉर्टेंट है भारत के लिए। तो आप देखोगे, इन एन इनिशिएटिव टू अप्लाई क्वांटम कंप्यूटिंग टू एडवांस इंडिया साइंस एंड टेक्नोलॉजी, भारत की विज्ञान और तकनीकी को और ज्यादा एनहांस करने के लिए जो हम अप्लाई करेंगे क्वांटम कंप्यूटिंग का, ठीक है। तो इसके लिए बेसिकली हमारी जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है,
इन्होंने कोलैबोरेशन किया है AWS, मतलब जो आपका अमेजोन वेब सर्विसेज है, ठीक है, अमेजोन वेब सर्विसेज के साथ बेसिकली इन्होंने कोलैबोरेशन साइन किया है, जिसके तहत बेसिकली ये क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशंस लैब सेटअप करेंगे हमारे भारत में, ताकि भारत की साइंस एंड टेक्नोलॉजी को क्वांटम कंप्यूटिंग के माध्यम से अपन जोड़ सकें। अब आपका क्वेश्चन आएगा सर ये क्वांटम कंप्यूटिंग क्या है, कैसे काम करती है, तो वो भी मैंने एड्रेस किया है। क्वांटम कंप्यूटिंग आपको साइंस का एक इमर्जिंग फील्ड, एक उभरता हुआ स्वरूप देखने को मिलेगा, जिसमें अपन यूज करते हैं, आपने क्वांटम मैकेनिक्स का फिजिक्स में नाम सुना होगा, उसके नियमों का यूज करते हैं ताकि हम पावरफुल टूल्स डेवलप कर सके। किसके लिए? इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने के लिए, और जितनी भी कंप्यूटेशनल प्रॉब्लम्स है, जितनी भी क्लासिकल कंप्यूटर्स के प्रॉब्लम आती है जो उनकी समझ से बाहर है, उन सभी समस्याओं को सुलझाने के लिए अपन क्वांटम कंप्यूटिंग का यूज करते हैं। क्वांटम कंप्यूटिंग रिसर्च एंड डेवलपमेंट को लेकर, नई नई डिस्कवरी को लेकर काफी इंपॉर्टेंट भूमिका निभाता है। तो सब लोगों ने फिजिक्स में क्वांटम मैकेनिक्स का नाम जरूर सुना होगा, आप लोगों को डर भी लगता होगा, समझ नहीं आती होगी क्वांटम मैकेनिक्स वगैरह, जिन लोगों को आती हो काफी अच्छी बात है। बट क्वांटम मैकेनिक्स बेसिकली साइंस का एक इमर्जिंग फील्ड आपको देखने को मिलेगा, जो इंफॉर्मेशन को प्रोसेस करने में आपके जो क्लासिकल कंप्यूटर प्रॉब्लम सोल्व नहीं कर पाते, उनको प्रॉब्लम सोल्व करने के लिए क्वांटम मैकेनिक्स का काफी इंपॉर्टेंट रोल रहता है। तो आप देखोगे ये दुनिया की पहली, इट इज सेड टू बी द वर्ल्ड्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग लैब, ठीक है, दुनिया की पहली क्वांटम कंप्यूटिंग लैब होगी जो AWS के सपोर्ट के साथ या किसी नेशनल गवर्नमेंट के साथ मिशन मोड में काम करेगी। ध्यान रखना, भारतीय सरकार के साथ अमेजन वेब सर्विसेज मिलकर दुनिया की पहली क्वांटम एप्लीकेशन लैब यहाँ पर डेवलप करेगा, जो बेसिकली इनोवेशन को आगे लेकर जाएगी। और ये इनोवेशन हमारा चाहे एकेडमिक वाला पार्ट हो, चाहे हमारा साइंटिफिक पार्ट हो, उसके लिए काफी महत्वपूर्ण रहेगा, और गवर्नमेंट की प्रायोरिटीज को हल करने के लिए भी महत्वपूर्ण होगा। तो आपको कितना सा ध्यान रखना है, ठीक है। एक और चीज इसको लेकर बता देता हूँ, आपको ध्यान रखना है कि हमारा जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है और हमारी जो अमेजन वेब सर्विसेज उन्होंने कोलैबोरेशन किया है क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन की लैब को डेवलप करने के लिए, ताकि साइंस और टेक्नोलॉजी में हम रिसर्च और भी डेवलप कर सके। आपने देखा होगा नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है, भारत का जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी है भारतीय सरकार का, जो इसके तहत ये मिशन आपका ऑर्गेनाइज किया जाता है, चलाया जाता है, नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी, ठीक है। और आपने देखा होगा पिछले बजट में इस पर काफी सारा बल दिया गया था। पिछला जो बजट था आपका आपका बजट 2020-21, ठीक है, उसमें इसमें काफी ज्यादा फोकस किया गया था, ठीक है, क्वांटम टेक्नोलॉजी को लेकर, ठीक है, क्योंकि जितने भी मुद्दे हैं उसको लेकर काफी इंपॉर्टेंट रहेगा ये सारा का सारा। एंटरप्रेन्योरशिप को, स्टार्टअप को लेकर मैंने आपको बोला भी था, यस डेफिनेटली लिखा भी, और ध्यान देखना यूनियन बजट 2020-21 में 8,000 करोड़ रुपए की लागत से नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस बनाया गया था। ये आपका मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक के अंडर आता है। तो ध्यान रखना पिछले बजट की अब जो प्रायिकता है उसको और भी गवर्नमेंट आगे लेकर जाने वाली है। तो ये सारी की सारी चीजें आपके दिमाग में बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर होनी चाहिए। सबको समझ आ रही है सारी चीजें, ठीक है, आई थिंक सबको सारी चीजें समझ आनी चाहिए अच्छे से। और भी कोई भी डाउट अगर आपके मन में होता है तो आप बेफिक्र होकर अपने डाउट को बेसिकली कमेंट बॉक्स में लिख दीजिए, आपका डाउट 100% यहाँ पर एड्रेस हो जाएगा, ठीक है। तो आज बेसिकली आप लोगों के लिए प्रीमियर क्लास है, चलिए आगे बढ़ते हैं। उसके बाद एक और इंपॉर्टेंट न्यूज है, यह है बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस से एक और नया दिवस, जिसका नाम होगा पराक्रम दिवस, ठीक है, ध्यान रखना। आज 22 जनवरी है, कल बेसिकली 23 जनवरी को आपको पराक्रम दिवस मनाया जाएगा, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की 125वीं बर्थ एनिवर्सरी को। अब ध्यान रखना हर साल 23 जनवरी को बेसिकली किसके रूप में सेलिब्रेट करेंगे? पराक्रम दिवस के रूप में। तो गवर्नमेंट ने अनाउंस किया है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज डिसाइडेड to celebrate the 125th birth anniversary year of the नेताजी सुभाष चंद्र बोस, ठीक है, in a befitting manner at national and international level, ठीक है। तो ध्यान रखना पराक्रम दिवस अब हर साल से 23 जनवरी को मनाया जाएगा। पहली बार आपका 23 जनवरी 2021 मतलब कल के दिन आपका पराक्रम दिवस स्टार्ट होगा, ठीक है। एक हाई लेवल कमेटी बैठी थी जिसकी अध्यक्षता प्रधानमंत्री जी ने की थी, ठीक है। उसने बेसिकली इस पर चर्चा की, ये सारी की सारी सुपरवाइज करेगी कि क्या क्या प्रोग्राम्स यहाँ पर करवाए जाएंगे। तो बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस को ऑनर देने के लिए, उनके सम्मान में लिए, उनको याद रखने के लिए, उनकी बेसिकली
हर 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा, जो बेसिकली कंट्री में, उसके यूथ में बेसिकली एक नया चैलेंज, एक नई अपॉर्चुनिटी देगा कि किस प्रकार से उन्होंने विभिन्न परिस्थितियों में भी काफी साहस के साथ काम किया। तो गैजेट नोटिफिकेशन पब्लिश किया जा चुका है, गवर्नमेंट ने गैजेट में नोटिफिकेशन पब्लिश कर दिया है कि हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस मनाया जाएगा। तो ध्यान रखना, इसको लेकर काफी पॉलिटिकल इक्वेशंस भी खड़ी हो जाती है और भारत में ऐसा होना ही होना होता है। बट ठीक है, आप लोगों को ध्यान रखना है कि 23 जनवरी पराक्रम दिवस और बेसिकली नेताजी सुभाष चंद्र बोस के नाम से। चलिए आगे बढ़ते हैं, इतना आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट बेसिकली आप देखोगे कुछ इंपॉर्टेंट चीजों की बात करते हैं। यूनाइटेड स्टेट्स टू रिव्यू होती टेररिस्ट लेबल, सेज ब्लिंकन। ठीक है, अब देखो यहाँ पर क्या बात चल रही है। तो बाइडेन के जो टॉप डिप्लोमेट है, ठीक है, उन्होंने शपथ ली थी कि बेसिकली वाउज टू एंड सपोर्ट टू सऊदी ऑफेंसिव इन यमन। ठीक है, साइट्स ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। इसको अपन थोड़ा देखते हैं कि किस प्रकार से बोलना चाहता है। तो आप देखो, जो यूएसए के प्रेसिडेंट है जो बाइडेन साहब, उनके एडमिनिस्ट्रेशन विल क्विकली रिविजिट द डेजिग्नेशन ऑफ यमन्स होती राइबल्स। पहली बात ध्यान रखना, ये जो होती राइबल्स है ये कहाँ के हैं? आपके यमन के। ध्यान रखना, आपसे ये भी पूछा जा सकता है, जैसे मैंने कल आपसे क्वेश्चन पूछा था, हजीबुल्ला आपका जो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन कहाँ का है, हमास आपका कहाँ पर है। तो ये क्वेश्चन मैंने आपसे पूछे थे। वैसे आप देखोगे जो आपके होती राइबल्स है वो बेसिकली आपको देखने को मिलेंगे यमन के अंदर। ठीक है, अब इनको एक मिलिटेंट्स का नाम भी आप लोग दे सकते हो। तो बेसिकली क्या बोला गया है, यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन will quickly revisit the designation of Yemen's Houthi rebels as terrorist। यमन के हौती रिबेल्स को जो टेररिस्ट की संज्ञा दी गई थी, एंड सपोर्ट टू द डिवास्टेटिंग सऊदी ऑफेंसिव ऑन द कंट्री। और जो भी बेसिकली यहाँ पर सपोर्ट कर रहे हैं सऊदी के डिवास्टेशन के लिए, उनका सबका सपोर्ट यहाँ पर यूनाइटेड स्टेट्स आपका क्या कर देगा? एंड कर देगा। अब आप देखोगे कि कहानी कहां से स्टार्ट होती है। थोड़ा सा आर्टिकल को अपन देखते हैं। अच्छा आर्टिकल है जहां पर बहुत सारी चीजें लिंक होगी। तो आप देखोगे, एट इज कंफर्मेशन हियरिंग मिस्टर ब्लिंकन, जो बेसिकली यहाँ के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, उन्होंने बोला कि ही वुड इमीडिएटली रिव्यू दैट आउटगोइंग ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशंस लेबलिंग ऑफ द ईरान लिंक्ड इंसर्जेंट्स फियरिंग द मूव वॉज वर्सनिंग अ ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस। यहाँ पर बेसिकली उन्होंने आरोप लगाया, किस पर? डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन पर आरोप लगाया कि उन्होंने बेसिकली जो हौती रिबेल्स थे उनको बेसिकली किसका डेजिग्नेशन दिया था? टेररिस्ट का डेजिग्नेशन दिया था, जिसकी वजह से यहाँ पर ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस और भी ज्यादा बढ़ गया। फिर उन्होंने आगे बोला कि एटलीस्ट ऑन इट्स सरफेस the designation seems to achieve nothing particularly practical in advancing the efforts against the Houthis and to bring them back to the negotiating table। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली आरोप लगा रहे हैं कि उनको बेसिकली आप नेगोशिएट उनसे कर सकते थे, अदरवाइज बेसिकली ये ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस बेसिकली काफी डिफिकल्ट हो सकता है, लोगों को जाने जा सकती है, काफी ज्यादा यहाँ पर इनसिक्योरिटी क्रिएट हो सकती है। ठीक है, तो आप देखोगे प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप के एडमिनिस्ट्रेशन ने जो ये क्रिएट किया था उसको बेसिकली यहाँ पर रिव्यू कर रहे हैं और उसको बेसिकली एंड करने का प्रयास करेंगे। मिस्टर ट्रंप हैज बीन ए स्टोन्च एलाई ऑफ सऊदी अरेबिया। मिस्टर ट्रंप का सऊदी से काफी अच्छा रिलेशन रहा है। ठीक है, ऑफरिंग यूएस लॉजिस्टिक्स हेल्प एंड मिलिट्री सेल्स फॉर इट्स 6 ईयर कैंपेन। ठीक है, तो उन्होंने बेसिकली काफी ज्यादा हेल्प की अपने पूरे के पूरे कैंपेन के दौरान। ठीक है, कि इन सारे के सारे रिबेल्स को खत्म करने के लिए। और मिस्टर ब्लिंकन ने यहाँ पर बोला था कि सऊदी ने कंट्रीब्यूट किया है व्हाट इज बाय मोस्ट अकाउंट द वर्स्ट ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन। ठीक है, इनकी वजह से यहाँ पर एक इतनी खतरनाक ह्यूमैनिटेरियन सिचुएशन उत्पन्न हो गई है। ठीक है, तो आपको इसमें इतना ज्यादा नहीं पढ़ना है, आपको सिंपल सी चीज ध्यान रखनी है जो मैं आपको बताना चाहूंगा कि जो होती टेररिस्ट लेबल यहाँ पर दिया गया था, होती जो यमन का एक ग्रुप है जिसको टेररिस्ट का लेबल यहाँ पर यूएसए ने दिया था, उसको ये रिव्यू करेंगे। और बाइडेन साहब ने बोला है कि जो सपोर्ट सऊदी के रिबेल ग्रुप को दिया जा रहा था यमन के खिलाफ, उनको बेसिकली एंड किया जाएगा। इसकी वजह से काफी बड़ा एक क्राइसिस यहाँ पर उत्पन्न हो गया। इतना सा आपको ध्यान रखना है। दूसरी चीज आपको ध्यान रखनी है, चाइना ने बेसिकली ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के 28 ऑफिशियल्स पर सैंक्शन लगा दिया है। अब देखो, चाइना भी गजब काम यहाँ पर कर रहा है। ठीक है, बीजिंग सेज पोम्पियो अदर इंटरफेयर्ड इन चाइनाज इंटरनल अफेयर्स एंड अंडरमाइंड इट्स इंटरेस्ट। ठीक है, आप देखो जो माइक पोम्पियो साहब थे, ठीक है, जो बेसिकली यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, किसके समय पर? डोनाल्ड ट्रंप के समय पर। उन पर भी बेसिकली सैंक्शंस लगा दिए गए हैं। चाइना ऑन वेडनेसडे अनाउंस सैंक्शंस ऑन 28 ऑफिशियल्स
connected to the outgoing Donald Trump administration, including Secretary of State माइक पोम्पियो। ठीक है, आप सोचो कि यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट पर, ठीक है, जो डोनाल्ड ट्रंप के समय पर थे, उस पर भी चाइना ने सैंक्शन लगा दिए। ठीक है, और बोला कि बेसिकली इन्होंने चाइना के इंटरनल अफेयर्स में इंटरफियर किया है और बेसिकली चाइना के राष्ट्रीय हितों को इन्होंने कॉम्प्रोमाइज करने का प्रयास किया है, चाइना की संप्रभुता को इन्होंने अंडरमाइन किया है, ऐसा बोल के बेसिकली चाइना ने यहाँ पर सैंक्शंस लगा दिए। बट चाइना के रिलेशंस बेसिकली अभी और बिगड़ सकते हैं यूएसए से। देखते हैं बेसिकली यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन किस रूप में लेता है, क्योंकि बहुत सारे मुद्दे चल रहे हैं, जैसे कि आपको पता है उगियार माइनॉरिटी के मुद्दे आपको देखने को मिलेंगे। उगियार मुस्लिम माइनॉरिटी है, जिसको लेकर काफी सारे मुद्दे आपको देखने को मिल रहे हैं। ठीक है, पहला सबसे बड़ा मुद्दा। दूसरा बड़ा मुद्दा आपको ताइवान को लेकर देखने को मिलेगा ही मिलेगा। ठीक है, हांगकांग का मुद्दा बेसिकली इतने टाइम से आपको देखने को मिल ही रहा है। ठीक है, इंडिया के साथ चल रहा मुद्दा आपको देखने को मिल ही रहा है, साउथ चाइना सी के नेबर्स के साथ मुद्दा आपको हमेशा से देखने को मिल ही रहा है। तो चाइना के बेसिकली काफी फ्रंट से आपको देखने को मिलेंगे, काफी फ्रंट से। इट्स लाइक अ सिचुएशन ऑफ वॉर। ठीक है, जो मल्टीपल फ्रंट से बेसिकली चाइना यहाँ पर कर रहा है, तो बेसिकली इससे काफी सारी दिक्कतें यहाँ पर क्रिएट हो सकती है। तो देखते हैं किस प्रकार से इसको आगे फर्दर कंटिन्यू किया जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ तक क्लियर है सब लोगों को? ठीक है, ये अपन ने कल भी देखा था। ठीक है, कल भी मैंने आपको बताया था प्रेसिडेंट की जो पार्डनिंग पावर्स के बारे में, कल मैंने पूरा एक्सप्लेन कर दिया था, तो आज इसको डिटेल में नहीं जाएंगे। ठीक है, कल मैंने बताया था कि किस प्रकार से डिस्क्रिशनरी पावर होती है फेडरल क्राइम्स को लेकर, और बेसिकली टोटल मिला के लगभग 143 इंडिविजुअल्स को इन्होंने क्षमादान या बेसिकली कम्यूट उनकी सजा को कम किया है डोनाल्ड ट्रंप ने अपने कार्यकाल के दौरान। ठीक है, एक और इम्पोर्टेंट चीज है, मैंने आपको बोला था कि यूएसए एडमिनिस्ट्रेशन में भारतीयों का बोलबाला रहने वाला है। जो यूएस प्रेसिडेंट की इनॉग्रेल स्पीच को ड्राफ्ट कर रहे थे, ठीक है, जिन्होंने बेसिकली यूएस प्रेसिडेंट का जो कल आपको देखने को मिला होगा समारोह था, उसमें उन्होंने जो स्पीच दी, तो आप देखोगे विनय रेड्डी साहब जो बेसिकली भारतीय मूल के हैं, ठीक है, इन्होंने ही बेसिकली, इनके पास ही पूरा का पूरा जो बाइडेन साहब के कैंपेन के दौरान पूरा का पूरा स्पीच को लेकर जो ड्राफ्ट करते हैं, तो आप देखोगे ऑन वेडनेसडे न्यू यूएस प्रेसिडेंट जो बाइडेन विल डिलीवर हिज इनॉग्रेल एड्रेस। ठीक है, लेइंग आउट द एजेंडा फॉर हिज एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है, स्पीच राइटिंग टीम हेल्पिंग, जो स्पीच राइटिंग टीम होती है उनको हेल्प करती है, और विनय रेड्डी जो बेसिकली बाइडेन हैरिस साहब के कैंपेन के स्पीच राइटर रहे हैं। ठीक है, पूरे टाइम पर वो चीफ स्पीच राइटर के रूप में सर्व किया है। जितनी भी बाइडेन साहब की स्पीचेस होती थी या बेसिकली कमला हैरिस जी की स्पीचेस होती थी, उनको सभी को यही ड्राफ्ट करते हैं। तो ये भी भारत के लिए काफी इंपॉर्टेंट रोल है। ठीक है, विनय रेड्डी जी बेसिकली इसके अंदर है, जो बेसिकली स्पीच राइटर की भूमिका निभा रहे हैं। चीफ स्पीच राइटर जो वो लिख कर देते हैं, उन्हीं को बेसिकली वो वहां पर बोलते हैं। ठीक है, मतलब मॉडिफिकेशन चलता है, बट हाँ, जो पूरा का पूरा ड्राफ्टिंग ऑफ स्पीच होती है वो इन्हीं के द्वारा यहाँ पर देखने को मिलेगा। बाइडेन साहब के स्पीच राइटर रहे हैं, तो ये सारी चीजें आपको क्लियर होनी चाहिए। आज सेशन ज्यादा लंबा नहीं खींचूंगा मैं, आज सेशन शॉर्ट ही मैं आप लोगों के लिए रखूंगा, क्योंकि लाइव नहीं है, तो आप लोगों के लिए एक प्रीमियर सेशन है, तो छोटा ही सेशन में अपन रखेंगे, और जो भी आपके डाउट्स होंगे आप अपने कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, वहां पर अपन आपके डाउट्स क्लियर कर देंगे। ठीक है, वैक्सीन को लेकर भी बेसिकली एक आर्टिकल था, वैक्सीन रूट टू हेल्दी इंडिया को लेकर। ठीक है, और कल ध्यान रखना, कल सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी। ठीक है, संडे को तो वैसे भी ऑफ रहता है, कल सैटरडे को क्लास नहीं होगी, अब डायरेक्टली क्लास आपको मंडे को होगी। मंडे 10 बजे हम वापस से मिलेंगे। ठीक है, तो इस चीज का ध्यान रहे, कल सैटरडे नहीं होगा, संडे तो वैसे भी आपकी क्लास नहीं होती, डायरेक्टली क्लास आपकी मंडे को होगी। ठीक है, वैक्सीन रूट टू हेल्थी इंडिया को लेकर आप देखोगे कोविड-19 वैक्सीन प्रेजेंट्स एन अपॉर्चुनिटी। एक तरह से आप देखोगे कोविड-19 वैक्सीन हमारे लिए अपॉर्चुनिटी, आज हम वैक्सीन डिप्लोमेसी कर पा रहे हैं। ठीक है, लेकिन आप देखोगे बहुत सारी जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस है, ठीक है, आप देखोगे चाहे डायबिटीज होगी, चाहे कैंसर होगी, वो वैक्सीन प्रोग्राम की प्रायोरिटीज को भी बेसिकली अफेक्ट कर रहा है। ठीक है, बहुत सारी चीजें वहां पर देखने को मिल रही है। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली बात कर रहे हैं कि ये वैक्सीन रूट है क्या हेल्दी इंडिया के लिए ही है क्या? क्या वो लोग जो बेसिकली पहले से किसी न किसी बीमारी के शिकार है, जैसे कि नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस, किसी को हार्ट डिजीज है, किसी को कैंसर है, किसी को डायबिटिक पेशेंट है, तो उनके लिए बेसिकली क्या है? ठीक है, क्योंकि ये उन पर इतनी ज्यादा इफेक्टिव नहीं हो पा रही। ठीक है, क्योंकि इफेक्टिवनेस की तो बात नहीं करेंगे, बट बेसिकली जैसे कोवैक्सीन ने खुद ने ही बोला है, जिनको एलर्जिक रिएक्शन है वो कोवैक्सीन की दवा ना लें। ठीक है, वो बेसिकली किसी कोविशील्ड को या किसी दूसरी वैक्सीन को प्रेफर करें। तो बहुत सारी चीजें हैं, बट हाँ, हमारे पास अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है, धीरे धीरे बेसिकली हम उनको भी कम कर सकते हैं। और यहाँ पर नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन तो डेफिनेटली इंडिया में देखने को मिलेगा ही मिलेगा। नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का मतलब सभी समझते हैं, वो सारी डिजीज जो एक दूसरे के संक्रमण से नहीं फैलती। जैसे बेसिकली आपने देखा
आज हम बात कर रहे हैं कोविड 19। कोविड 19 बेसिकली एक दूसरे के संपर्क से फैलेगा या नहीं फैलेगा। अगर आप बेसिकली एक ऐसे आदमी के संपर्क में आते हो जिसको कोविड 19 है, तो आप में कोविड 19 आएगा। तो बेसिकली जो आपकी एयर के माध्यम से, वाटर के माध्यम से, किसी न किसी कॉन्टेक्ट के माध्यम से ट्रांसमिशन हो रहा है, तो उसको बोलते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। लेकिन बेसिकली आपने देखा होगा, आपको डायबिटीज है, ठीक है, तो बेसिकली सामने वाला आपके संपर्क में आएगा तो उसको डायबिटीज नहीं होगी, ठीक है। कैंसर है तो उसको कैंसर नहीं होगा, ये नॉन कम्युनिकेबल है, ठीक है। ये बेसिकली संक्रमण से नहीं फैलती। और भारत में सबसे ज्यादा चलन किसका देखने को मिलेगा? नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का। इसीलिए आपने देखा होगा, आप देखो, एक इंपॉर्टेंट चीज आपको बताता हूं कि इट इज एस्टिमेटेड दैट ऑल्दो इंडिया हैज 30 मिलियन diagnosed diabetes cases, the prevalence rate estimated by the National Diabetic and Diabetic सेंटर, ठीक है। आप देखोगे भारत के अंदर इसकी रेट भी अच्छी, लेकिन केसेज इतने ज्यादा लगातार बढ़ रहे हैं, जो रिकवरी रेट है उसके दुगने तिगने केसेस आपको नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस के देखने को मिल रहे हैं। आज हर कोई बेसिकली डायबिटिक पेशेंट, बीपी का पेशेंट, ठीक है, ये सभी के अंदर प्रॉब्लम्स देखने को मिल रही है। तो प्रिवेलेंस रेट काफी ज्यादा बढ़ रही है, नॉन कम्युनिकेबल डिजीज का बर्डन भारत पर काफी ज्यादा है। तो ये भी चीज आप एक्सप्लेन कर सकते हो। जलीकट्टू का भी एक छोटा सा यहाँ पर एक्सप्लेन करूंगा आप लोगों को। अपन ने देखा था जलीकट्टू के बारे में, तो यहाँ पर एक छोटी सी चीज मैं आपको बता देता हूँ। जलीकट्टू को लेकर भी काफी पॉलिटिक्स आपको देखने को मिलती है। जलीकट्टू जो कि तमिल कल्चर का प्रतीक माना जाता है, ठीक है, ये एक फेस्टिवल है, बुल टेमिंग फेस्टिवल है। मतलब बेसिकली जो सांड होते हैं उनको बेसिकली लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं। एक तरह से एक एडवेंचरस स्पोर्ट आप देख सकते हो। इसमें बेसिकली एनिमल क्रुएल्टी भी आपको देखने को मिलेगी। तो काफी सारे बेसिकली जो आपके ह्यूमन राइट एक्टिविस्ट है, एनिमल राइट एक्टिविस्ट है, वो भी सवाल यहाँ पर उठाते हैं। बट आपको बता देता हूँ पहली चीज तो क्या क्या बन सकता है। असेंबली पोल्स होने वाले थे, तो तमिलनाडु ने बेसिकली पोंगल फेस्टिवल के दौरान ही आपका जलीकट्टू सेलिब्रेट किया जाता है 14 जनवरी। जब कोई उत्तरायण मना रहा होता है, कोई पोंगल मना रहा होता है, 13 जनवरी को कोई लोहरी मना रहा होता है, कोई असमीज बिहू मना रहा होता है, बहुत सारे अलग अलग नामों से यहाँ पर जाना जाता है इसको। अलग अलग टाइप के फेस्टिवल देखने को मिलेंगे। तो बेसिकली तमिलनाडु में पोंगल फेस्टिवल के दौरान जलीकट्टू सेलिब्रेट किया जाता है। ये ट्रेडिशनल वहां का फेस्टिवल है, बुल टाइमिंग स्पोर्ट है, ठीक है। अब आप देखोगे बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया था पोंगल सेलिब्रेशन लेड बाय नेशनल एंड स्टेट लीडर्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट, क्योंकि ये पॉलिटिक्स का, वोट पॉलिटिक्स का काफी इंपॉर्टेंट चीज है। क्योंकि अगर जो पार्टी इसको ऑर्गेनाइज करवाने के लिए फेवर करती है, वहां का ट्रेडिशनल वोट बैंक उनकी तरफ खींचा चला आता है। और आप देखोगे बिल्कुल फैक्ट है, अगर आज बीजेपी सपोर्ट कर रही है तमिलनाडु में, नहीं नहीं पोंगल होना चाहिए, और पोंगल उन्होंने ऑर्गेनाइज करवा भी दिया, तो ट्रेडिशनल वोटर्स को अपनी तरफ खींच लेते हैं, ठीक है। कुछ समझदार वोटर्स होते हैं तो ठीक है, लेकिन ज्यादा वोटर्स आपके ट्रेडिशनल होते हैं, जो उनके ट्रेडिशनल प्रथाओं को होने से रोकेंगे, बेसिकली उनका वोट बैंक कम हो जाएगा। तो आप देखोगे बीजेपी ऑर्गेनाइज पोंगल सेलिब्रेशंस लेड बाय नेशनल एंड स्टेट लीडर्स इन सेवरल डिस्ट्रिक्ट्स, ठीक है। और बेसिकली कांग्रेस लीडर राहुल गांधी जी ने भी बेसिकली सेलिब्रेट किया, क्योंकि जब बीजेपी ने ऑर्गेनाइज किया तो उनको भी वहां पर जाना पड़ेगा अपनी पार्टी का रिप्रेजेंट करने के लिए, कि कांग्रेस भी बेसिकली जलीकट्टू का फेवर कर रही है। तो बेसिकली बीजेपी कांग्रेस के बीच में पॉलिटिकल एंगर आपको देखने को मिलेगा जलीकट्टू को लेकर, जो कंट्रोवर्शियल स्पोर्ट यहाँ पर रहा है। क्योंकि आप देखोगे यहाँ पर सबसे बड़ा इशू उठाया जाता है कि जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार किया जाता है, निर्दयी व्यवहार उनके प्रति किया जाता है, जो बेसिकली देखने में तो तमिल कल्चर का एक सिंबल माना जाता है, ठीक है। तो काफी सारे, जिससे मैं आपको बताता हूँ यहाँ पर कि लीगल बैटल का सब्जेक्ट क्यों रहा, ठीक है। जबकि इनका 2000 साल पुराना ये फेस्टिवल है, 2000 सालों से सेलिब्रेट करते आ रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट में भी इसको चुनौती दी गई थी, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट ने इसको बीच में बैन भी कर दिया था, ठीक है। उसके बाद बेसिकली तमिलनाडु ने एक ऑर्डिनेंस निकाला था। तो काफी सारी चीजें देखने को मिलेगी, ठीक है। जलीकट्टू को बेसिकली उनकी पीजेंट कम्युनिटी, जो किसानों की कम्युनिटी है, वो जाना जाता है कि बेसिकली ये सारी की सारी चीजें उनकी जो बेलों की ब्रीड है उसको प्रोटेक्ट करती है, और प्योर बेलों की ब्रीड यहाँ पर आती है, ठीक है। बहुत सारे आर्टिफिशियल प्रोसेस उन्होंने यहाँ पर बनाए हुए हैं, ठीक है। लेकिन लीगल बैटल्स में आप देखोगे, लीगल बैटल स्टार्ट हुई थी 1990 में, जब बेसिकली एनवायरमेंटल मिनिस्ट्री ने 1991 में बैन किया था कि आप जो मंकी, जितने भी एग्जीबिशन है जिसमें आप बेसिकली भालू को लेकर आ रहे हो, मंकी को लेकर आ रहे हो, टाइगर को, पैंथर को, डॉग्स को, ये सभी बेसिकली चैलेंज किए गए थे दिल्ली हाई कोर्ट के अंदर। जलीकट्टू को भी पहली बार 2007 के अंदर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ध्यान रखना, एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया, ठीक है, उसने बेसिकली यहाँ पर किसको चुनौती दी थी?
जो आपके जानवरों के प्रति क्रूर व्यवहार किया जाता है, इसको लेकर सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन लगाई थी। ठीक है, तमिलनाडु गवर्नमेंट ने बेसिकली उसके लिए एक ऑर्डिनेंस भी उस समय निकाला था। तो बेसिकली काफी लीगल सब्जेक्ट रहा है, काफी ज्यादा इसमें कंट्रोवर्सीज देखने को मिली है। जैसे गवर्नमेंट बदलती है, गवर्नमेंट ट्राई करती है कि इस फेस्टिवल को वापस से सुचारू किया जाए। ठीक है, तो आप लोगों को इसमें जो ध्यान रखना है वो चीज मैं आपको बता देता हूँ। जलीकट्टू जो कि तमिल कल्चर से जुड़ा हुआ 2000 साल पुराना एक बुल टेमिंग फेस्टिवल है। यहाँ पर बेसिकली बुल्स रेस, या आप बोल सकते हो कि बुल्स को बेसिकली कुछ लोग कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं कि एडवेंचर स्पोर्ट्स यहाँ पर होता है, जिसको तमिल कल्चर से जोड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर एनिमल वेलफेयर बोर्ड ऑफ इंडिया ने या काफी सारे बेसिकली एनिमल राइट्स ऑर्गेनाइजेशन ने इश्यू उठाया कि जानवरों के प्रति काफी निर्दयी तरीके से व्यवहार यहाँ पर किया जाता है। ये सारा का सारा सेलिब्रेशन तमिलनाडु में पोंगल के अवसर पर किया जाता है। इतनी सारी चीजें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है। ठीक है, तो चलिए फटाफट से अपन रिवीजन कर लेते हैं। जो आज अपन ने पढ़ा है आज अपन इतना ही रखेंगे। ठीक है, मंडे से बेसिकली वापस आपको लाइव क्लास देखने को मिल जाएगी। फटाफट से रिवीजन करवाना विद इन 5 मिनट के अंदर। पहली चीज अपन ने स्टार्ट की थी भारत नेट प्रोजेक्ट से, जो काफी इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट है। 2020-21 का जो पुराना बजट था, ठीक है, प्रीवियस बजट में जो भारत नेट प्रोग्राम हमने स्टार्ट किया था, उसका टारगेट था कि टोटल टारगेट तो 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी देना था। लेकिन 2020-21 के अंदर इनका टारगेट था 6,000 करोड़ रुपए का बजट अलोकेट किया था। 1 लाख ग्राम पंचायतों को बेसिकली फाइबर के थ्रू कनेक्टिविटी देना था। और सारा डेटा आप लोगों को यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। दुनिया का सबसे बड़ा रूरल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी का प्रोजेक्ट आपको भारत नेट प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा। गांवों तक ऑप्टिकल फाइबर पहुंचाने का लक्ष्य इसका था। ठीक है, और टोटल 2.5 लाख ग्राम पंचायतों को कवर करने का इसका लक्ष्य आपको देखने को मिलेगा। सेकंड, बेसिकली भारत में इलेक्ट्रॉनिक्स मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देने के लिए प्रोडक्शन लिंक्ड स्कीम आपको देखने को मिलेगी, जो बजट 2020-21 में बेसिकली गवर्नमेंट लेकर आई थी। ठीक है, इसमें अलग अलग टारगेट्स थे जो मैंने आप लोगों को बताए थे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज था मोबाइल फोन की मैन्युफैक्चरिंग हो गई, सेमीकंडक्टर पैकेजिंग हो गई, इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स को बढ़ावा देना। ठीक है, और बेसिकली आने वाले बजट में गवर्नमेंट 5 से 10% की इंपोर्ट ड्यूटी लगा सकती है इलेक्ट्रॉनिक्स आइटम्स पर, ताकि बेसिकली जो मेड इन इंडिया या आत्मनिर्भर भारत को प्रोत्साहन दिया जा सके। उसके बाद एक इंपॉर्टेंट योजना थी स्वच्छता उद्यमी योजना, जो बेसिकली चालू करी है नेशनल सफाई कर्मचारी फाइनेंस एंड डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन ने, ताकि बेसिकली जो मैनुअल स्क्वेंजिंग है, हाथ से सफाई, उसको रोका जा सके, मशीनों के माध्यम से सफाई का काम किया जा सके। इसके लिए बेसिकली स्वच्छता उद्यमी योजना के तहत 50% कैपिटल सब्सिडी दी जाएगी। कोई भी इक्विपमेंट अगर आप ग्रुप में परचेज करते हो, उसकी कॉस्ट की आधी सब्सिडी गवर्नमेंट आपको यहाँ पर देगी। ये बेसिकली आपको मिनिस्ट्री ऑफ सोशल जस्टिस एंड एम्पावरमेंट के अंदर देखने को मिलेगा। यूनाइटेड नेशंस की जनरल असेंबली से 7 कंट्रीज को राइट टू वोट के अधिकार छीन लिए गए हैं, क्योंकि उनके पिछले 2 सालों से यूनाइटेड नेशंस के बजट में कंट्रीब्यूशन बकाया है। उसमें सबसे इंपॉर्टेंट कंट्री आपकी ईरान है, उसके अलावा नाइजर, लीबिया, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, कोंगो, साउथ सुडान और जिम्बाब्वे देखने को मिलेगी। ध्यान रखना, लगभग ईरान पर $16.2 मिलियन का यहाँ पर बकाया है। तो आर्टिकल यूएन चार्टर के आर्टिकल 19 के तहत बेसिकली ये राइट्स उनसे छीने जा सकते हैं। ठीक है, सबसे ज्यादा बजट कंट्रीब्यूशन यूएसए देता है, सेकंड चाइना, थर्ड आपका जापान। भारत का कंट्रीब्यूशन 1% के अंडर आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, एक इंपॉर्टेंट प्रोजेक्ट था कीस्टोन पाइपलाइन प्रोजेक्ट, जो बेसिकली यूएसए कनाडा से रिलेटेड है। डोनाल्ड ट्रंप साहब ने 2019 में इसको मंजूरी दी थी, लेकिन कुछ एनवायरमेंटलिस्ट ग्रुप्स काफी लगातार इसको अपोज कर रहे हैं, जैसे ग्रीन पीस। आप देखोगे बाइडेन साहब ने इसको आते ही इस प्रोजेक्ट को कैंसिल कर दिया है, जिससे कनाडा पर काफी इफेक्ट पड़ेगा, क्योंकि जो पाइपलाइन थी जिसके माध्यम से लगभग 8,30,000 बैरल ऑयल आपके पर्टिकुलर अल्बर्टा प्रोविंस से नेब्रास्का तक सप्लाई किया जाता था। तो बेसिकली एनवायरमेंट को लेकर काफी सारे हैजार्ड इसको लेकर बताए गए हैं, कार्बन पोल्यूशन को लेकर। तो जो बाइडेन साहब ने इसको बैन कर दिया है। ठीक है, उसके बाद मैंने आपको बताया था हमारी मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी ने टाई अप किया है आपकी अमेजन वेब सर्विसेज के साथ, जो क्वांटम कंप्यूटिंग को लेकर काम करेगी। भारत में क्वांटम कंप्यूटिंग की पॉसिबिलिटीज को यहाँ पर उभारा जाएगा। वर्ल्ड का पहला क्वांटम कंप्यूटिंग एप्लीकेशन प्रोजेक्ट देखने को मिलेगा, जो किसी नेशनल गवर्नमेंट के सपोर्ट के द्वारा चलाया जा रहा है। ठीक है, उसके बाद अलावा पिछले बजट में भारत ने क्वांटम टेक्नोलॉजी को प्रोत्साहन देने के लिए 8,000 करोड़ रुपए का प्रस्ताव रखा था नेशनल मिशन ऑन क्वांटम टेक्नोलॉजी एंड एप्लीकेशंस को लेकर। ये भी काफी इंपॉर्टेंट था। उसके बाद हर साल 23 जनवरी को पराक्रम दिवस के नाम से सेलिब्रेट किया जाएगा। ये दिवस बेसिकली आपके सुभाष चंद्र बोस की बर्थ एनिवर्सरी 125वीं बर्थ एनिवर्सरी से स्टार्ट होगा। अब हर साल 23 जनवरी को आप सेलिब्रेट करेंगे पराक्रम दिवस के नाम से, सुभाष चंद्र बोस के नाम पर ये सेलिब्रेशन होगा। उसके बाद बेसिकली एक इंपॉर्टेंट चीज बताई थी कि डोनाल्ड ट्रंप एडमिनिस्ट्रेशन के दौरान जो यमन के होती मिलिटेंट ग्रुप्स थे, उनको टेररिस्ट का लेबल दिया गया था, टेररिस्ट डिक्लेयर कर दिया गया था। यूएस उसको रिव्यू करेगा, क्योंकि उसकी वजह से पूरा का पूरा ह्यूमैनिटेरियन क्राइसिस यहाँ पर उत्पन्न
हो गया है और बेसिकली सऊदी को जो सपोर्ट मिल रहा था उसको भी बाइडेन का एडमिनिस्ट्रेशन यहाँ पर एंड कर देगा। अब देखते हैं आगे किस प्रकार से प्रोसीड होता है। चाइना ने बेसिकली डोनाल्ड ट्रंप के 28 और अधिकारियों पर सैंक्शन लगा दिए हैं। उसमें सबसे प्रमुख है माइक पोम्पियो, जो कि बेसिकली यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे, ठीक है, अभी नहीं है, यूएसए के सेक्रेटरी ऑफ स्टेट थे किसके समय में, डोनाल्ड ट्रंप साहब के समय में। तो चाइना को लेकर काफी सारे मुद्दे हैं, उग्र मुस्लिम कम्युनिटी का, ताइवान का, हांगकांग का, इंडिया वाला, काफी सारे बॉर्डर इश्यूज आपको देखने को मिलेंगे। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि जो पूरी की पूरी यूएस प्रेसिडेंट के स्पीचेस को ड्राफ्ट करते हैं, जो चीफ स्पीच राइटर है वो भारतीय मूल के हैं जिनका नाम है विनय रेड्डी। उसके बाद बताया था वैक्सीन को लेकर की अपॉर्चुनिटीज काफी सारी है, बट बेसिकली दिक्कत वो है कि वो सारे लोग जो नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस से रिलेटेड है उनको लेकर काफी दिक्कतें यहाँ पर आ रही है। तो भारत में नॉन कम्युनिकेबल डिजीजेस का बर्डन लगातार बढ़ता देखने को मिल रहा है। जलीकट्टू में बताया जो कि पोंगल के दौरान बेसिकली तमिल कल्चर का प्रतीक है, सेलिब्रेशन आपको देखने को मिलेंगे, लगातार सुर्खियों में बना रहता है, लगातार विवादित विषय आप लोगों को देखने को मिलेगा। तो दिस इज ऑल अबाउट टुडेज सेशन। आई थिंक आपको सारी चीजें समझ आई होगी। जो भी डाउट है, क्योंकि आज का लाइव सेशन नहीं है, आपका जो भी डाउट है आप मुझे कमेंट बॉक्स में डाल दीजिए, आपके डाउट्स को मैं एड्रेस कर दूंगा। एंड नेक्स्ट क्लास अब आपको मंडे को होगी, सैटरडे को आपकी क्लास नहीं होगी। मंडे को 10 बजे वापस से हम मिलेंगे इसी पूरे के पूरे सेशन के साथ, लाइव क्लास के साथ। सो आई थिंक सभी लोग जुड़े रहिए। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। और सभी लोगों को नोट्स रेगुलरली अवेलेबल हो जाएंगे अभिषेक जैन सर पर, ठीक है, वहां पर बेसिकली आप नोट्स देख लीजिएगा, वो सारी की सारी चीजें आप लोगों को अवेलेबल हो जाएगी। थैंक यू वेरी मच टू ऑल ऑफ यू। थैंक यू गाइस, थैंक यू।